तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 14वें दिन भी जारी है। आज तेलंगाना हाईकोर्ट में आरटीसी की हड़ताल पर सुनवाई होने वाली है। जस्टिस AR चौहान और जस्टिस A अभिषेक रेड्डी की बेंच पर दोपहर 2:15 पर सुनवाई होने वाली है। एक जानिब मुलाजमीन अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत भी मुलाजमीन से बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। वज़ीर आला KCR ने कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बातचीत करते हुए किराए की बसें चलाने का हुक्म दिया है। साथ ही इजाफा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। वज़ीर आला ने कहा कि आरटीसी में यूनियनों की बढ़ती इजारादारी के सबब कॉरपोरेशन को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ओहदों पर तकर्रात होने वाले हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल करना होगा। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन अमित गर्ग ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 50 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आसामियों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए 17 नवंबर को पहला इम्तिहान सुबह 10 बजे ता दोपहर 1 बजे, जबकि दूसरा इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे ता शाम 5 बजे तक होगा। 2 रोज बाद होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले में है। शिवसेना बीजेपी के लीडरान अवाम को फराहम करदा सहूलियात को गिनवाने में लगे हुए हैं तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस और एनसीपी लीडरान मौजूदा हुकूमत के 5 साल दौरे इक़्तिदार को नाकामी से ताबीर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदरों और साबिक़ अक़लियती उमूर के वजीर आरिफ नसीम खान से बात की। महाराष्ट्र अक़लियती उमूर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और चांदे वाली हल्का इंतखाब से दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, एक बात ये बताइए कि मतलब बीजेपी ये दावा करी है कि जो जाफरानी महाज हैं वो 36 की 36 सीटों पर जो है वो यहाँ पर काबिज होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसी ये बात है। और शिवसेना जो 10 रुपये में थाली देने की बात करती है, उसने इसी तरह से झुनका भाकर के नाम पर 1995 में उन्होंने, जब वो सरकार में आए थे, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि हम महाराष्ट्र के गरीब लोगों को खाना देंगे, झुनका भाकर देंगे 2 रुपये में, 5 रुपये में। उन्होंने लोगों को झुनका भाकर तो नहीं दिया, पेट नहीं भरा, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र में जितनी नुक्कड़ पे कीमती ज़मीनें थीं वो सब कब्जा करके वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकान बनाया, झुनका भाकर केंद्र के नाम से बोर्ड लगाया, बाद में मल्टीपर्पज़ स्टोर में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो शिवसेना ने हमेशा महाराष्ट्र के लोगों को ठगने का काम किया है। 25 साल से मुंबई की महानगर पालिका में शिवसेना का मेयर है, शिवसेना की सत्ता है। सबसे भ्रष्टाचार पूरे देश में अगर कहीं होगा तो मुंबई की महानगर पालिका में आज भ्रष्टाचार है। हमने तो पिछले विधानसभा के अधिवेशन में मुख्यमंत्री से मांग की थी विधानसभा में कि अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो, वादा करते हो, तो सबसे पहले मुंबई की महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है उसकी जाँच कराने के लिए SIT लाओ। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब मालूम पड़ेगा भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। 33,000 करोड़ की बजट वाली मुंबई की महानगर पालिका आज मुंबई के गरीब लोगों को पानी नहीं सप्लाई कर पाती है। रास्ते देखो तो खड्डे में रास्ता है या रास्ते में खड्डा है, पता ही नहीं चलता। लोगों को स्कूल नहीं है कायदे का, अस्पताल नहीं है ठीक ठाक इस शहर के अंदर। तो ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? 33,000 करोड़ सालाना मुंबई की महानगर पालिका का किसकी जेब में जा रहा है? लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो इस तरह की चीज़ों को एक्सपोज करने में कामयाब हुई है बीजेपी शिवसेना की? कर रहे हैं हम मतलब कांग्रेस है, हम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग खुद जानते हैं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की आवाम समझदार है, पढ़ी लिखी है। वो देख रही है 5 साल में उसने जो भोगा है, जो तकलीफ़ें उठाई है, जो परेशानी उठाई है। चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, उसने जो तकलीफ़ें उठाई है किसानों को मालूम है। हमारे महाराष्ट्र का मराठा समाज हो, उसने जो तकलीफ उठाई है उसको पता है। बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहा है। 3,000 से ज़्यादा उद्योग, छोटी मोटी कंपनियां बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगारी के कागार पर खड़े हैं। ये सब फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। बात ये बताइए कि मतलब 36 में से, मुंबई की 36 में से जो है वो कितनी सीटें कांग्रेस जीतते हुई लग रही है? जो मुंबई और महाराष्ट्र का माहौल चल रहा है, 21 तारीख को शिवसेना बीजेपी की सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे और 24 तारीख को कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में आएगी और तिरंगा लहराएगा। ये मैं आपसे वादा। आरिफ नसीम खान जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर हैं और बड़े ही जोरों शोर से जो है वो कोशिश में है कि दोबारा कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस के वजूद में जो है सुर्ख होकर जाए। आप देखना यह है कि मतलब 24 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। कैमरा पर्सन
दिसले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मारूफ शायर, मुसन्निफ और बुरहानी कॉलेज के साबिक सदर शोबे उर्दू कासिम इमाम ने महाराष्ट्र की ऐवान असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदों की घटती तादाद के मुतल्लिक तशवीश का इजहार किया है। कासिम इमाम ने मुस्लिम मसाइल पर ऐवान असेंबली में बेबाकाना गुफ्तगू करने वाले और अक़लियती बिलखसूस मुस्लिम कॉज के लिए लड़ने वाले नुमाइंदों को दोबारा असेंबली में भेजने की बात कही है। कासिम इमाम साहब जो कि उर्दू के मशहूर शायर हैं, उन्हीं के अलावा जो है वो शोबे उर्दू में जो है वो सदर रह चुके हैं। कासिम इमाम की पहचान ये है कि उन्होंने जो है वो मुंबई महाराष्ट्र के सियासी समाजी हालात को बहुत ही गौर से देखा है। क्या आपको लगता है कि मुंबई के एमएलए को जो है, जो मुंतखब होकर जा चुके हैं, उनको जो है वो दोबारा आवाम को चुनना चाहिए या आवाम को कोई मुतबादिल ढूंढना चाहिए उनका? देखिए, मुतबादिल तो उस वक्त तलाश किया जाता है जब मुकाबिल में कोई अच्छा उम्मीदवार हो। अब आपके सामने कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसको आपने आजमाया है। मिसाल के तौर पर मानखूर शिवाजी नगर गवंडी का एक बड़ा पसमानदा इलाका और अपने लोगों की बड़ी गंजान आबादी। यहाँ पर आपने देखा कि 2009 में अबू आसिम पहली बार इलेक्शन लड़े और खुशी की बात यह है कि वो इलेक्शन लड़े और उन्होंने महाराष्ट्र में एक नई तारीख रकम की कि बैकवर्ड को 2 सीटों पर जीते, लेकिन उन्होंने अपने हल्का इंतखाब मुंतखब किया गवंडी को। और गवंडी वालों को भी उनकी ये अदा पसंद आई, इसलिए कि गवंडी जो है वो गरीब और पसमानदा पिछड़े हुए लोगों का इलाका था। अगर अबू आसिम आज़मी ने पहले 5 साल में काम न किया होता तो 2-5 साल बाद लोग उनका मुतबादिल तलाश कर लेते, लेकिन उनकी मौजूदगी में कोई मुतबादिल तलाश नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि लोग उनके काम से मुतमईन हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि असेंबली में जो इशू मुसलमानों की ज़रूरत थे उन पर आवाज़ उठा पाई है अबू आसिम आज़मी ने? बिल्कुल उठाई है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो इलाके के विकास और इलाके के तरक्की के जो काम हैं, जो बुनियादी हुकूक और बुनियादी ज़रूरतें का काम है, जैसे सड़कों का बन जाना, जैसे ब्रिज का बन जाना, जैसे अस्पतालों का बन जाना, ये ज़रूरी चीज़ें, पानी, बिजली, टॉयलेट्स, ये वो सब मसाइल हैं कि जब जब भी मिल्लत पर, कौम पर, अक़लियतों पर कोई जुल्म होता है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र असेंबली में अगर कोई शख्स, महाराष्ट्र असेंबली नहीं, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो भी हमने उनकी तकरीरें देखी, हमने देखा है कि इससे हटकर उन्होंने हमेशा तनहा मुसलमानों के मसाइल को की नुमाइंदगी की है। लेकिन 1-2 ही एमएलए ऐसे हैं इनमें जो पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हैं। कासिम इमाम साहब ये कह रहे थे कि मुसलमानों की जो ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है असेंबली में, इस मरतबा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम नुमाइंदगी होनी चाहिए और वो मुस्लिम लीडरान जो मुसलमानों की आवाज़ बनते रहे हैं, मुसलमानों के मसाइल को जो है वो असेंबली में उठाते रहे हैं, उनको जो है वो दोबारा असेंबली में भेजने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दिसले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में एमआईएम की इंतखाबी मुहिम में पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जलसे आम से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पर कड़ी तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये लोग मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनसे वोट लेना जानते हैं मगर उनके मसाइल हल करना नहीं जानते। इस जलसे में एमआईएम रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी और दीगर भी मौजूद थे। मगर याद रखो, जब तक जिंदा रहूंगा तमाम आरएसएस संघ परिवारों की आइडियोलॉजी को दफन करूंगा, उस वक्त तक नहीं दफन होऊंगा। और उद्धव ठाकरे, चैलेंज कर रहा हूं तुमको, तुम निकलो तुम्हारी मातृश्री से, बगैर पुलिस सिक्योरिटी के मान लूंगा तुमको। चलो, सांप बोलते मुझे, याद रखो उद्धव ठाकरे, ना तुम ना तुम्हारी पार्टी का कोई आदमी मेरी जबान का मुकाबला करेगा, ना मेरी सोच का मुकाबला कर पाएगा। 5-5 पुलिस की सिक्योरिटी गाड़ियों में 50 सिक्योरिटी गार्ड कार्बाइन के और एक अकेला निहत्था आदमी निकलता है तो तुम उसको सांप बोलते। मैं तो उद्धव ठाकरे, मैं तो 25 सांपों को ऐसा नचाता हूं यूं, जो सांप मेरे को देखता है बोलता भागो, इन्हें हमारा जहर निकाल लेगा।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम अब आखिरी मरहले में है, जहां लीडरान अब आम लोगों को खुश करने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं। महाराष्ट्र में कुलवा असेंबली सीट पर एनसीपी कांग्रेस एमएलए जितेंद्र अहवाड की हिमायत में आज कन्हैया कुमार ने तलबा के दरमियान गाना गाया। कौन सा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है? एग्जाम्पल ये सेट करने की जरूरत है, तो हम क्या चाहते हैं? है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी। महिलाएं मांगे आजादी, तो पुरुष पे बोला आजादी, और बोल दलित आजादी, किसान पे बोला आजादी, और बोल मजूरा आजादी। आजाद देश में आजादी, आजाद देश में आजादी, आजाद वाली आजादी, अशफाक वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, है हक हमारी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, तुम जेल में डालो आजादी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की आज मीटिंग है। मीटिंग में FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने पर फैसला कर सकता है। फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। गौरतलब है कि FATF इस बात को तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को फंडिंग रोकने में नाकाम रहा है। वाज़ेह है कि FATF के 39 ममालिक मेंबरान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के मामले पर फैसला लेंगे। इससे कबल चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने की मुखालफत की थी। इन तीनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी पाकिस्तान की हिमायत की थी। इन बातों के पेश नज़र कयास आराइयां की जा रही है कि तीनों ममालिक पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने से बचा सकते हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है मौका दिया गया है कि वो जो है अपने जो पूरा सिस्टम है, खासतौर पर कि जो ये टेरर फंडिंग या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, जिसके चलते जो है पाकिस्तान पर जो है को जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया था, अब जो है उसको फिर से मौका दिया गया कि आपको जो है अपने उस जो 27 पॉइंट एजेंडा जो दिया गया था उसमें से महज 6 ही जो है जो अब तक फुलफिल कर पाए थे थोड़ा बहुत, अब जो है उनको पूरा करके दिखाना होगा, नहीं तो जो है उन पर गाज जो है गिरेगी, कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जो ऐसे मेंबर देश हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीधा ट्रांजैक्शन करते हैं या सीधा व्यापार करते हैं या मनी ट्रांसफर होता है, तो उस पर भी जो है पैनी नजर रखी जाने की बात कही गई है। तो कह सकते हैं पाकिस्तान को थोड़ी सांस जरूर मिली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। फरवरी में दोबारा जब बैठक हुई तब ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने उन सारे नियम कायदों को, उन सारे जो 27 पॉइंट एजेंडा था जिसपे जो उसको खरा उतरना था, उस पर खरा उतरा है या नहीं है। तो अब ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है ऐसी जिससे कि FATF में खुद को बैन होने से या ब्लैकलिस्ट होने से बचा सके। संदीप, ये जो राहत मिली है पाकिस्तान को, तो क्या ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है पाकिस्तान को या अभी भी ग्रे लिस्ट में ही है? देखिए, ग्रे लिस्ट में अभी भी बरकरार है और उम्मीद यही की जा रही थी कि जिस तरीके से अब तक किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान ने नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि उसने जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर टेरर फंडिंग है उसको रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई की हो, तो इसीलिए जो है उसको बताया जा रहा था कि डार्क ग्रे लिस्ट में भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल की खबर यही है कि अभी फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान बना रहेगा। उसको एक मौका और दिया गया है कि वो अपने उन सारे एजेंडा जो कि उनको दिया गया है, टेरर फंडिंग को रोकने का या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, आतंकवाद को बढ़ावा देने का, जो भी ऐसे मामले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करती, ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर FATF जो है कोई कड़ा कदम भी उठा सकता है। संदीप, ये जो राहत मिली है पाकिस्तान को, क्या इसके पीछे वजह चीन, तुर्की और मलेशिया है? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी जब जून में बैठक हुई थी तब भी ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाले जाने को लेकर जो है इन्हीं तीनों देशों ने जो है उसका बचाव किया था, पाकिस्तान का बचाव किया था। और बताया जा रहा था कि इस बार भी यही 3 देश, टर्की, मलेशिया और चाइना जो है, यही 3 देश ऐसे हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ मदद करें। और शायद भी ये रहा है कि इस बार भी जो है इन तीनों देशों ने जो है कहीं ना कहीं एक बार और मौका दिलाने की कोशिश की है। और कह सकते हैं कि इस वक्त जो है सारी दुनिया की नजर जो है पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से टेरर फंडिंग कर
कर रहा है। उनके प्रधानमंत्री इमरान खान सारी दुनिया में वो ये बोल रहे हैं कि उनके यहाँ पे आतंकी तंजीम चलती है, 40 से 50 हजार आतंकी जो है उनके यहाँ मौजूद है। अमेरिका के कहने पर जो है उन्होंने इस तरीके से मुजाहिदीनों को तैयार किया था और अमेरिका खुद चाहता है कि कार्रवाई की जाए, FATF जो है उसको ब्लैकलिस्ट करे। लेकिन फिलहाल जो है जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है अभी फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है और उसको जो है इस लिस्ट से भी बाहर नहीं गया है। जी संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दूध के मयार को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे रिपोर्ट जारी की है। 41% प्रोसेस्ड और कच्चा दूध मयारी नहीं है, यानी 41% दूध में फैट और SNF यानी सॉलिड्स नॉट फैट की मिकदार कम पाई गई है, जो कि सेहत के लिए बाइस तशवीश है। उसके दो वजूहात हो सकते हैं, एक तो गाय को सही खाना नहीं फराहम किया जा रहा है या दूध में पानी मिलाकर फरोख्त किया जाता है। हैदराबाद में नए और पुराने शहर का फर्क बढ़ता जा रहा है। नए शहर में टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तिजारती शोबों को मुतवज्जा करने के नाम पर हजारों करोड़ की रकम खर्च की जा रही है। वहीं पुराने शहर हैदराबाद धीरे धीरे स्लम में तब्दील होता जा रहा है। पहले मोतियों के और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शहर के नाम से मशहूर हैदराबाद का कदीम हिस्सा तेलंगाना हुकूमत के दो नजरी बर्ताव का शिकार होता जा रहा है। 90 के दशक में हैदराबाद में इंफॉर्मेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों को राग़िब करते हुए शहर के तीनों समतों में कुशादा सड़कें और दूसरी बुनियादी सहूलतों को फराहम किया गया। वहीं शहर के जुनूबी इलाके में आज भी जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, खास तौर पर बारिश के दौरान, और इसके बाद खराब सड़कों को झेलना यहाँ के शहरियान का मामूल बन चुका है। इसकी एक मिसाल चंद्रायन गुट्टा चौरास्ता है। हैदराबाद के इस चौरास्ते पर गुज़िश्ता कई माह से यही हालत है। मकामी अवाम का कहना है कि इंतजामिया से बार बार इल्तिजा के बावजूद यहाँ की हालत यूं ही बरकरार है। यहाँ रोड पर इतना बड़ा गड़ा होगा, नीचे पाइपलाइन फूट गई। हम लोग बल्दिया वालों को कई बार बोल चुके हैं और यहाँ पर ले जाके बच्चा पाउडर डाल रहे हैं, आधा घंटा 2 घंटे रह रहा पाउडर, जरा बारिश होता है सुबह तक फिर पाउडर खत्म। गाड़ियाँ रिवर्स से ले आ रहे और दूसरे गाड़ियों को टक्कर मार दे रहे, ऑटों को लग जा रहा, लेडीज गिर जा रही पीछे गड़े में। कम से कम 8-9 महीने से चल रहा हो गड़ा। आइए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बस्ती शाही नगर पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आबादी में बीच सड़क पर ही कचरा डाला जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि बदबू और ताफुन ने इन लोगों का जीना दो भर कर दिया है। वो आ रही हम लोगों को पूरा को रास्ता चल रहे हैं, सौदों को जा रहे हैं तो हमारे को बहुत तकलीफ हो रही। बेटे के 3 बच्चे बीमार है, सब जगह वो बच्चों को लेके फिर रहे हैं। देखो यहाँ दवा खाने भी नहीं है, दो बहुत गंदगी हो गई, सो न सक रहे हैं। रातों को मालूम है पूरी बदबू पूरी हमारे घर वाले बातें कर रहे हैं। मच्छर की खाई है, बहुत है कचरा, यहाँ लाला के फेंक दे रहे, टराका ला रहे, बोर्ड है तो सुन रहे नहीं, कुछ नहीं। एक तो मीठे पानी के पाइप खोद दिए, नला अभी नला कहीं भी नहीं आ रही। मेन रोड पे ये हालत है, एयरपोर्ट के करीब तरीन इलाका है, बस्ती पूरी तमाम है। यहाँ पे बहुत तकवाली दुश्वारी हो रही, तकलीफ हो रही। डेंगू का मरज आजकल चल रहा है, ये तो मालूम ही है। कोई पुरसाले हाल नहीं है, सैकड़ों लारियाँ यहाँ ला रही। फजर के बाद जाना मुश्किल है। कंप्लेन दे के आए फिर भी नहीं हो रहा, और डेनिज उबल के जा रही, डेनिज में भी आके खाली बद्दे मार रहे। गाड़ी मंगा के आधा पानी ला रहे, वो गाड़ी के अंदर ला के उससे 3 मोरियाँ साफ करके आ रहे। उसके बाद भी मोरियाँ साफ नहीं कर रहे। मस्जिद के सामने भी उबल रहा, उसमें भी काम नहीं कर रहे। दवाखाने नहीं है यहाँ पे, शाही नगर में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है। बुनियादी सहूलतों के लिहाज से पुराना शहर हैदराबाद हर लिहाज से नए शहर हैदराबाद के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। पुराने शहर के तई हुकूमत की दो नजरी का आलम यह है कि मंसूबे में शामिल होने के बावजूद पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल की तामीर नहीं की गई। पुराने शहर के अवाम का कहना है कि हमें पार्क्स भले ही ना दें, लेकिन कम से कम हमारे लिए साफ सुथरा माहौल तो फराहम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी की हक मिल्कियत केस में मुस्लिम फरीकों में से 6 में से 7 फरीक हैं। उनमें से सिर्फ एक फरीक ने सालसी की बात कही है, लेकिन हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया। हमारी तरफ से ऐसी कोई तजवीज़ नहीं रखी है। हम आपस में एक हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद से बात की हमारे नुमाइंदे सुशील ने।
साहब हैं शकील साहब, लगातार ये आ रहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी दलीलें कह रहा है, सूट वापस ले रहा है, लेकिन आज आप लोगों ने ये कहा कि हम लोग मध्यस्थता के शुरू से खिलाफ हैं और हम अदालत के ही फैसले। नहीं, बिल्कुल मध्यस्थता के खिलाफ नहीं थे। मध्यस्थता के पहले राउंड में हमने पार्टिसिपेट किया था और इस बार मध्यस्थता का कोई नोटिस इन्विटेशन मुझे नहीं आया, तो इसलिए हम डार्क में है। ना हमारे क्लाइंट ने बुलाया, ना पैनल ने हमको बुलाया, तो मध्यस्थता का इस सेकंड राउंड में हम इन्वॉल्व नहीं है। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मध्यस्थता से इसका हल निकले, चूंकि आप लोग AOR ऑन रिकॉर्ड हैं, शुरू से हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट में अपना दलील रखते आए हैं, लड़ते आए हैं। क्या नहीं, हम लोग तो हाई कोर्ट में जजमेंट रिजर्व हुआ था, तब भी मध्यस्थता के लिए आया था। हाई कोर्ट ने मध्यस्थता की बात नहीं मानी थी, तो उसकी SLP सुप्रीम कोर्ट में आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, तब जजमेंट आया था। इसीलिए जजमेंट वहाँ का 15 दिन डिले हुआ था, सितंबर 2010 में। नंबर 2, अभी जब मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की, तो हम लोग फुल फ्लेजली उसमें अपीयर हुए। 3 राउंड हम अयोध्या गए, हमारे साथी गए, यहाँ दिल्ली में मीटिंग हुई। जब मध्यस्थता वो कामयाब नहीं रही, तो सेकंड राउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग हुई, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। शकील साहब, वो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, एक आम जनता के लिए ये कैसे समझा जाए कि क्या जो बात कही जा रही है कि हम अपना सूट वापस ले रहे हैं, कितना असर पड़ेगा फैसले पर, एक आम जनता कैसे समझे? आम जनता को ये समझना चाहिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अकेला पक्षकार नहीं है, 7 और अपीलांट्स हैं। और जैसा हमारे दोस्त शमशाद साहब ने कहा कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का स्टेटस उनसे ऊपर नहीं है, हम कहते हैं उससे कम है, क्योंकि इंडिविजुअल अपीलांट तो अपना फैसला ले सकता है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड जब तक बोर्ड फैसला न ले, चेयरमैन अकेला नहीं ले सकता। पंचू साहब पर भी आप लोगों ने आरोप लगाया? नहीं, हमने कोई आरोप नहीं। तो क्या ये जांच होनी चाहिए? शकील साहब फॉर मुस्लिम। तो ये शकील साहब थे जो मुख्य मामले में एक पक्षकार हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर एक पक्ष अपना सूट वापस लेता है तो वो अपनी कैपेसिटी पर लेता है, लेकिन 7 और लोग इस मामले में पक्षकार हैं, लेकिन इस स्टेज पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी अपील वापस ले रहा है, उनके इस अपील के बाद भी अयोध्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साफ है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर जो तमाम चीजें आ रही थी, उसको तमाम पक्षकारों ने सिरे से खारिज किया है, यानी कि फैसले का इंतजार करना होगा और फैसला ही सर्वमान्य होगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस साल हज फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आजमीन को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। इसी ताल्लुक से बिहार हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने मरकजी हज कमेटी को खत लिखा था, जिसका जवाब आज तक नहीं आया है। उन्होंने खत में मुतालबा किया था कि हज फॉर्म ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भरने की सहूलत मुहैया कराई जाए। दिल्ली में फिदायीन हमला हो सकता है, खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे दीपक ने जायजा लिया। हो सकता है फिदायीन हमला। जी हां, ये खुफिया अलर्ट दिल्ली पुलिस को मिला है, जिसके बाद दिल्ली के हर थाने के मुख्य गेट को बंद रखा गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली के जो थाने हैं, लगभग 200 पुलिस थाने हैं, जहां पर खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद मुख्य गेट को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ये बताया गया है कि पुलिस थानों के अंदर किसी भी वक्त कोई ऐसी गाड़ी जो 4 पहिया हो सकती है या फिर 2 पहिया वाहन या फिर कोई शख्स जो संदिग्ध हालात में अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उस पर तुरंत अलर्ट और एक्शन लेने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ये हम इस वक्त अमर कॉलोनी पुलिस थाने के सामने है और संतरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि संतरी जो है उनको अलर्ट पर रखा गया है। हर वक्त एक संतरी की मौजूदगी पुलिस थानों के अंदर रखने के लिए कही गई है, क्योंकि जिस तरह का अलर्ट आया है उसके बाद दिल्ली पुलिस के सभी थानों में इस वक्त इसी तरह की कवायद देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस वक्त खुद आतंकों के निशाने पर है। और ऐसा अलर्ट आने के बाद दिल्ली पुलिस के सभी थानों में सभी पुलिसकर्मियों को हर पल सजग रखने के आदेश दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि किसी भी शख्स की अगर एंट्री होती है तो उसके लिए इतना गेट खोला जाना जरूरी है, इससे ज्यादा गेट नहीं खुलेगा। अगर कोई वाहन यहां पर आता है तो उसको, खासतौर से प्राइवेट वाहन को, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद दिल्ली के सभी पुलिस थानों में इस वक्त चौकसी के लिए सभी मुख्य द्वारों को बंद रखा गया है। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।